ये कहानी एक ऐसे इम्तिहान की है जहां वफादारी की कीमत सबसे ज्यादा होती है। सईद एक छोटे से खूबसूरत गांव में रहता था। सईद खूबसूरत और अक्लमंद नौजवान था। जब वो छोटा था तो उसकी मां किसी खतरनाक बीमारी में दुनिया से चल बसी थी और 1.5 साल बाद ही उसके बाप ने कुएं में छलांग लगाकर अपनी जान दे दी थी। सईद जिस गांव में रहता था वहां से कुछ मील दूर एक शहर था जहां उसकी चाची रहती थी। सईद चाहता तो चाची के पास जाकर रह सकता था, लेकिन वो एक खुददार लड़का था। उसे ये बात गवारा नहीं थी कि वो किसी के लिए बोझ बन जाए। इसलिए माँ बाप के गुजर जाने के बाद उसने खुद को संभालने के लिए हाथ पैर मारना शुरू कर दिए थे। वो गांव में ही एक आदमी के यहाँ काम करने लगा। उस आदमी ने सैकड़ों मुर्गियां पाल रखी थीं। उसका नाम रहीम था। रहीम मुर्गियों का व्यापारी था और गांव वालों को हाथों हाथ मुर्गियों के अंडे बेचा करता था। उसने गांव के पास ही एक बड़ी जगह पर कब्जा कर रखा था, जहां उसने बड़े बड़े मुर्गी घर बनवा रखे थे। रहीम दिन भर वहीं अपनी चारपाई डालकर बैठा रहता और हुक्का गुड़गुड़ाता रहता। जब चिलम में आग बुझ जाती तो वो उठता, मुर्गी घरों का जायजा लेता और बड़ी टोकरी लेकर अंडे इकट्ठा करने लगता। शाम होते ही वो टोकरी उठाता और गांव में गली गली घूमकर अंडे बेचता। इस धंधे से उसे खूब मुनाफा होता था। जब उसके पास कुछ पैसे जमा हो गए तो उसे मुर्गियों की देखभाल करना, अंडे इकट्ठा करना और गली गली बेचना बुरा लगने लगा। एक दिन उसने सोचा कि इतनी सारी मुर्गियों की देखभाल और ये सब काम संभालने के लिए कोई नौकर रख लेना चाहिए। इन्हीं दिनों सईद के बाप की मौत हो चुकी थी। तो रहीम ने सईद से बात की, देख सईद, अब तो तेरे माँ बाप दुनिया से जा चुके हैं। अब तुझे खुद ही अपना ख्याल रखना होगा, मेहनत करनी होगी और इसी मेहनत से तू अपना पेट पाल सकता है। अगर तू चाहे तो मैं तुझे अपने मुर्गी फार्म में नौकरी पर रख सकता हूँ। अंधे को भला क्या चाहिए, बस 2 आंखें। सईद ने फौरन हाँ कर दी और यूं वो मुर्गी फार्म में नौकर हो गया। बड़ी मेहनत से वहां काम करने लगा। रहीम ने मुर्गी फार्म में एक छोटा सा कमरा भी बनवा लिया था। वो सारा दिन चारपाई पर बैठा हुक्का हाथ में लिए सईद को मुर्गियों में काम करते देखता रहता। सईद भी इस मेहनत से बहुत खुश था। शाम को जब वो अंडों की टोकरियां उठाकर गांव की गलियों में घूमता तो गांव वाले उसे देखकर खुश होते और तारीफ करते, माँ बाप के जाने के बाद भी ये लड़का कितनी मेहनत कर रहा है। रहीम भी अपनी जगह पर बहुत खुश था कि सईद ने आकर उसके काम को अच्छे से संभाल लिया, उसके नाम को चमका दिया। अब तो मुर्गियां भी खुशहाल लगने लगी थीं और उनके अंडे भी खूबसूरत और मोटे हो गए थे, जिन्हें गांव वाले बड़े शौक से खरीदते थे। लेकिन एक दिन गांव में जोरदार बारिश हुई। गांव के जमींदार तो इस बारिश से खुश थे, मगर रहीम डर गया और फिक्रमंद हो उठा, क्योंकि वो जानता था कि बारिश के बाद मुर्गियों में एक बीमारी फैलती है जिससे वो ची भी नहीं कर पाती और अचानक मर जाती हैं। अभी शाम को बारिश हल्की हल्की शुरू हुई ही थी कि रहीम ने अपना पुराना संदूक निकाला, उसमें से एक पुरानी किताब निकाली और कुछ पन्ने उलट पलट कर देखने लगा। फिर एक जगह रुक गया, कान पर अटकी पेंसिल उतारी और कागज पर कुछ दवाइयों के नाम लिखे। फिर वो कागज सईद को थमाकर पंसारी की दुकान की तरफ भेज दिया। उसने सोचा था कि रात भर बैठकर दवाई बनाएगा और सुबह होते ही एक एक मुर्गी को खुराक दे देगा ताकि वो बीमारी से बच जाएं। वो रात भर दवाइयां पीसता रहा। सईद अपने घर भी नहीं जा सका। रात भर बारिश होती रही। थोड़ी देर के लिए बारिश रुकी भी तो तेज तूफान शुरू हो गया और अजीबोगरीब हवाओं की आवाजें आने लगीं। खुदा खुदा करके सुबह हुई। रहीम ने दवाई का कटोरा उठाया और सईद को साथ लेकर मुर्गी फार्म की तरफ चल पड़ा। बारिश रुक गई थी, लेकिन जगह जगह कीचड़ मचा हुआ था। रास्ते में गांव के कई मकान गिरे हुए दिखे। वो जल्दी जल्दी मुर्गी फार्म की तरफ जा रहे थे। गन्ने की फसल से गुजरते हुए जब मुर्गी फार्म के पास पहुंचे तो सन्नाटा छाया हुआ था। ये देखकर रहीम के पैरों तले जमीन खिसक गई। सारी मुर्गियां अपने अपने खानों में मरी पड़ी थीं। बारिश का पानी खानों में घुस चुका था और सब अकड़कर मर चुकी थीं। रहीम सर पकड़कर बैठ गया। इस हादसे के बाद सईद को भी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। उसने दूसरा काम ढूंढना शुरू किया, लेकिन कहीं कामयाब नहीं हुआ। फिर वो उन लोगों के पास गया जिनके पास भेड़ बकरियां थीं। उसने गांव वालों से कहा कि वो उनकी बकरियों की देखभाल करेगा और उन्हें जंगल में चराने ले जाएगा। गांव वाले सईद को अच्छे से जानते थे और उसकी तारीफ करते थे, इसलिए मान गए। पहले उन्होंने एक चरवाहा रखा था, लेकिन वो बेईमान था। वो चोरी छिपे बकरियों का दूध निकालकर दूसरे गांव में बेच दिया करता था। गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। पहले तो खूब पीटा, फिर नाई बुलाकर सिर मुंडवा दिया और गधे पर बिठाकर गांव से निकाल दिया। गांव वाले खुश थे कि चोर को सजा मिल गई। लेकिन शाम को कुम्हार को याद आया कि उसका गधा भी चरवाहे ने ले लिया। वो रोता रोता नंबरदार के पास पहुंचा। नंबरदार गांव वालों की सादगी देखकर हंस पड़ा और खुद ही गधे की कीमत दे दी। अब गांव वालों ने कोई और चरवाहा नहीं रखा। जब उन्होंने देखा कि सईद इस काम के लिए तैयार है और उस पर पूरा भरोसा था,
क्योंकि वो बहुत ईमानदार और मेहनती था। वो सुबह सवेरे उठता, नमाज पढ़ता, खाना बनाता और बकरियां लेकर जंगल चला जाता। पूरे गांव से वो हर बकरी के लिए महीने के 2 रुपए लेता था। उसका इरादा था कि जब पैसे जमा हो जाएं तो गांव में थोड़ी जमीन लेकर सब्जी उगाना शुरू कर देगा। जंगल के पास ही सारी बकरियां आराम से बैठी जुगाली कर रही थीं। सईद एक पत्थर पर बैठा उन्हें देख रहा था। अचानक 2 बकरे आपस में लड़ने लगे। सईद ने पास जाकर उन्हें अलग किया। एक बकरा चुपचाप बैठ गया, लेकिन दूसरे ने सईद को जोरदार टक्कर मार दी। सईद को गुस्सा आ गया। उसने उसका कान पकड़कर 2-3 थप्पड़ मारे तो बकरा मिमियाने लगा। सईद ने उसे छोड़ दिया, लेकिन गुस्से से घूरता रहा। तभी अचानक एक धमाके की आवाज आई। सईद चौंक गया। आवाज जंगल की तरफ से आ रही थी। वो सोचकर जल्दी जल्दी जंगल की तरफ भागा, क्योंकि वहां से चीख पुकार की आवाजें भी आ रही थीं। अचानक उसके कदम रुक गए। सामने एक बड़ा सा बिन मानस था, जो एक उखड़े हुए पेड़ के नीचे दबा हुआ था। उसके दोनों हाथ भी दबे हुए थे। जब वो चिल्लाता तो उसके लंबे दांत दिखते थे। सईद थोड़ा और पास गया। अचानक बिन मानस की नजर उस पर पड़ी तो वो चिल्लाना बंद करके बस हसरत भरी आंखों से सईद को देखने लगा। सईद को उस पर बहुत तरस आया। अगर उसके हाथ आजाद होते तो वो खुद ही पेड़ हटा सकता था, क्योंकि वो बहुत ताकतवर था। लेकिन हाथ दबे होने की वजह से वो बेबस था। सईद ने सोचा कि कोशिश करे तो पेड़ को दूसरी तरफ धकेल सकता है, लेकिन कोई गारंटी नहीं थी कि आजाद होने के बाद वो उसे नुकसान न पहुंचाए। अभी वो सोच ही रहा था कि पीछे से वही बकरा आया जिसके कान उसने मरोड़े थे, और उसने सईद को जोरदार टक्कर मार दी। सईद के पैर उखड़ गए और वो हवा में उछलकर सीधा बिन मानस के ऊपर जा गिरा। उसकी कोहनी बिन मानस के मुंह में जा लगी। सईद के बदन में सिहरन दौड़ गई। उसने जल्दी कोहनी निकाली और नीचे उतर गया। फिर सोचा, अगर बिन मानस उसे नुकसान पहुंचाना चाहता तो अब तक कोहनी चबा चुका होता। अब सईद ने फैसला कर लिया कि वो उसकी मदद करेगा। बिन मानस भी दर्द से चिल्ला रहा था और हसरत भरी आंखों से देख रहा था। सईद ने पेड़ पर हाथ रखे, जोर लगाया और कुछ देर की मेहनत के बाद पेड़ को बिन मानस के सीने से हटा दिया। बिन मानस नीचे से निकला, लेकिन एक झटके से गिर पड़ा। शायद सीने में गहरी चोट लगी थी। अब सईद का डर खत्म हो गया। वो पास बैठ गया और आहिस्ता आहिस्ता उसके सीने पर हाथ फेरने लगा। बिन मानस के बदन पर बड़े बड़े खुरदरे बाल थे और एक अजीब सी बू आ रही थी। थोड़ी देर बाद बिन मानस उठ बैठा और मोहब्बत से सईद की तरफ देखने लगा। फिर उसने अपना हाथ सईद के कंधे पर रख दिया, जैसे शुक्रिया अदा कर रहा हो। सईद ने हाथ थपथपाया और बोला, अच्छा मेरे दोस्त, मुझे इजाजत दो। फिर वो वहां से चला गया और पीछे से बिन मानस उसे देखता रहा। रात होने वाली थी। सईद को डर था कि सूरज ढलने से पहले बकरियां लेकर गांव पहुंच जाए। उसने लाठी घुमाई, उंगली मुंह में दबाकर सीटी बजाई। सारी बकरियां सीटी सुनकर उसके पास आ गईं। वो उन्हें लेकर गांव चला गया। अगले दिन जब सईद उसी जगह पहुंचा तो देखा कि बिन मानस एक ऊंचे पत्थर पर बैठा है। अब सईद को डर लगने लगा, क्योंकि वो पत्थर पर बैठा दीव जैसे लग रहा था। वो सोच रहा था कि ये कितना खौफनाक जानवर है। अभी सोच ही रहा था कि बिन मानस उठा, लंबे हाथ फैलाए और उसकी तरफ बढ़ने लगा। सईद के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो भागना चाहता था, लेकिन कदम नहीं हिले। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैर 100 किलो के हो गए हों। कल जब पेड़ हटा रहा था तो पता नहीं कौन सा जज्बा था जिसने डर खत्म कर दिया था, लेकिन अब बहुत डर लग रहा था। थोड़ी देर बाद बिन मानस बहुत पास आ गया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें सईद पर टिकी थीं और चमकते दांत बाहर थे। इतना बड़ा खौफनाक जानवर देखकर बकरियां इधर उधर भाग गईं। फिर बिन मानस ने हाथ आगे बढ़ाया। हथेली पर एक सेब रखा था। सईद ने कांपते हाथों से सेब लिया और बिन मानस दांत निकालने लगा, जैसे खुश हो रहा हो। अब उनकी दोस्ती हो गई थी। बिन मानस रोज उसी जगह मिलता। बकरियां चरती रहती और सईद उसके साथ जंगल घूमने निकल जाता। अब उसे जरा भी डर नहीं लगता था। एक दिन सईद बकरियां घर घर छोड़ने के बाद नंबरदार की बकरियां छोड़ने गया तो देखा कि नंबरदार की बीवी कोने में बैठी सुबक सुबक कर रो रही है। सईद परेशान हुआ और नौकर से पूछा, क्या बात है भाई? नंबरदारनी को क्या हुआ? नंबरदार से झगड़ा हुआ क्या? नौकर बोला, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। असल में नंबरदार शहर गया था। उसने कुछ जेवर खरीदे थे। वापस आते वक्त रास्ते में पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाया। पेड़ पर बंदर छिपे थे। जैसे ही नंबरदार ने रोटी का लुकमा मुंह में लिया, एक बंदर ने उसकी पगड़ी उछाल ली और दूसरे पेड़ पर चढ़ गया। नंबरदार ने जूता मारा, फिर पगड़ी लेने के चक्कर में भागा, लेकिन बंदर बहुत ऊपर चढ़ चुका था। जब लौटा तो जेवरों की पोटली गायब थी। कोई शैतान बंदर उसे ले उड़ा था।
नंबरदार ने आसपास के पेड़ छाने लेकिन कुछ नहीं मिला और मायूस होकर घर लौट आया। नंबरदारनी ने यह सुना तो रोना नहीं रुक रहा। नंबरदार ने वादा किया है कि और जेवर दिलवा देगा, लेकिन वो मान नहीं रही। सईद ने अफसोस जताया। अगले दिन जंगल गया तो बिन मानस वहां नहीं था। वो घास पर लेटकर इंतजार करने लगा। उसे यकीन था कि आएगा, लेकिन सूरज सिर पर आ गया। बिन मानस का नामो निशान नहीं। सईद को उससे मोहब्बत हो गई थी। वो इंतजार करता रहा, लेकिन नहीं आया। खाना भी नहीं खाया, दिल नहीं कर रहा था। वो फिक्र में पड़ गया कि कहीं उसके दोस्त को कोई हादसा तो नहीं हुआ। इसलिए वो उठा और जंगल में ढूंढने निकल पड़ा। पहले उस जगह गया जहां बिन मानस उसे ले जाता था, लेकिन कोई नहीं मिला। काफी देर ढूंढने के बाद थक कर रुक गया। तभी अचानक गोलियों की आवाज आई। जंगल के पार शहर था जहां से शिकारी आते थे। सईद सिहर उठा और सोचा, कहीं मेरे दोस्त को गोली तो नहीं मार दी। वो उस तरफ भागा। थोड़ी दूर चलकर रुका। सामने एक शिकारी खड़ा था, पीठ सईद की तरफ। एक हाथ में बंदूक, दूसरे में पोटली। पास ही एक बंदर पड़ा था जिससे खून बह रहा था। साफ था कि बंदर मर चुका है। सईद समझ गया कि यही वो बंदर है जिसने नंबरदार की पोटली चुराई थी। शिकारी ने बंदूक पेड़ से टिकाकर पोटली देखने लगा। सईद पेड़ के पीछे से निकला और आगे बढ़ा। आहट सुनकर शिकारी ने मुड़कर देखा। सईद मुस्कुराकर बोला, अरे अरशद साहब, आप यहां कैसे? शिकारी ने पोटली छिपाने की कोशिश की और हैरान होकर बोला, तू यहां क्या कर रहा है? सईद ये तो नहीं कह सकता था कि बिन मानस को ढूंढते आया हूं, इसलिए बोला, आपकी गोली की आवाज सुनकर आया हूं। मैं तो इस जंगल में बकरियां चराने आता हूं। आपने इस बंदर को मारकर बहुत अच्छा किया, क्योंकि कल इसी ने नंबरदार साहब की जेवरों की पोटली चुरा ली थी। और नंबरदार साहब तो आपको बहुत याद करते हैं। चौराहे पर बैठते हैं तो सबसे पहले आपका जिक्र करते हैं, फिर शिकार की बात होती है। अरशद नंबरदार का बचपन का दोस्त था। एक ही गांव में पले बढ़े थे। बाद में अलग अलग गांव बस गए। जब शिकार का मन होता तो नंबरदार के यहां आ जाता और दोनों साथ शिकार करते। सईद की बात सुनकर अरशद ने पोटली निकालकर सईद की तरफ बढ़ाई और बोला, मैं तो तेरे ही गांव आ रहा था। घोड़ा चरने छोड़ा था, टहल रहा था कि ये बंदर दिखा। इसने पोटली बगल में दबा रखी थी। समझ गया कि जरूर कीमती चीज होगी। सईद बोला, नंबरदार की बीवी इन जेवरों की वजह से बहुत परेशान है। वो इन्हें देखकर बहुत खुश होगी। आप इन्हें लेकर उनके घर चले जाइए। इतने कीमती जेवर देखकर अरशद के दिल में लालच आ गया। वो नरमी से बोला, सईद ये बात अपने तक रखना कि मैंने इस बंदर को मारा है। नंबरदार तो अमीर है, थोड़े और पैसे देकर नए जेवर ले लेगा। सईद हैरान होकर बोला, अरे अरशद साहब, दोस्ती का कुछ लिहाज कीजिए। मैं आपको इतना बेईमान नहीं समझता था। अचानक अरशद का लहजा बदल गया। अगर तू जुबान बंद रखे तो अभी 50 रुपए दे दूंगा, लेकिन अगर किसी से बोला तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये जेवर मैंने हासिल किए हैं, मेरा हक है। ये कहकर उसने पास खड़ी राइफल की तरफ देखा और सईद को घूरने लगा। सईद समझ गया कि लालच ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी है और वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन सईद को भी ये गवारा नहीं था कि 50 रुपए के लालच में इस जुर्म में शामिल हो जाए। उसने इधर उधर देखा और अचानक पोटली छीनकर भाग निकला। अरशद को इसकी उम्मीद नहीं थी। उसने जल्दी राइफल उठाई और भागते सईद पर फायर किया, लेकिन निशाना चूक गया। दूसरा फायर करने का मौका नहीं मिला क्योंकि सईद पेड़ों के पीछे छिप गया। अरशद ने सोचा, अगर सईद गांव पहुंच गया तो जेवर हाथ से निकल जाएंगे और वो नंबरदार व गांव वालों की नजर में गिर जाएगा। सईद सब खोल देगा। इसलिए उसने ठान लिया कि सईद को ढूंढकर मार डालेगा। वो भी उसी तरफ दौड़ा। वो माहिर शिकारी था, बिना आवाज किए तेज दौड़ सकता था। जल्द ही सईद दिख गया, लेकिन हमला करना मुश्किल था क्योंकि बड़े बड़े पेड़ सईद की ढाल बन रहे थे। सईद बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहा था। वो पेड़ों के पास पास दौड़ रहा था ताकि गोली का शिकार न बने। फिर अरशद ने सोचा कि इस तरह भाग दौड़ से कुछ नहीं होगा। उसने चालाकी से पकड़ने का प्लान बनाया। वो एक बड़ी झाड़ी के पीछे छिप गया। सईद ने पीछे देखा तो अरशद गायब था। वो हैरान हुआ और एक बड़े पेड़ के पीछे छिपकर गर्दन निकाल निकाल कर देखने लगा। अरशद का मन कर रहा था कि यहीं से गोली मारकर सिर उड़ा दे, लेकिन कांटेदार झाड़ी की वजह से निशाना नहीं लग सका। वो दांत पीस रहा था। सईद सोच रहा था कि अरशद कहाँ गायब हो गया। वो जानता था कि अरशद बहुत शातिर है और आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए वो गर्दन निकाल निकाल कर देखता रहा, लेकिन नहीं मिला। फिर वो धीरे धीरे जमीन पर लेट गया और पेट के बल रेंगने लगा। इस तरह काफी दूर निकल आया। फिर एक पेड़ के पास आहिस्ता से खड़ा हुआ। उसने सोचा कि इस पेड़ पर चढ़कर छिप जाएगा।
जब अरशद थक कर चला जाएगा तो गांव जाकर सब बता देगा। सईद फुर्ती से पेड़ पर चढ़ गया और पत्तों में छिपकर बैठ गया। उसे पता नहीं था कि अरशद उसके पीछे है। सईद को चढ़ते देख अरशद के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। वो धीरे धीरे उसी पेड़ के पास आया। सईद समझ गया कि अब खेल खत्म। वो धीरे धीरे नीचे आया और पोटली अरशद की तरफ फेंक कर बोला, इन्हें संभाल लो, इन जेवरों ने तुम्हें अंधा कर दिया है। अरशद बोला, अंदाज तो ऐसा है जैसे तूने मुझ पर कोई एहसान किया हो, लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई। मैं जानता हूं अगर तुझे जिंदा छोड़ दिया तो तू गांव जाकर मेरी सारी बातें बता देगा। तू ही इस बात का गवाह है कि पोटली मैंने बंदर से ली है। तेरी मौत इस बात का सबूत रहेगी कि राज राज ही रहेगा। ये कहते हुए अरशद ने राइफल सईद की तरफ मोड़ दी। सईद के सिर पर निशाना साधा और अभी ट्रिगर दबाने ही वाला था कि एक जोरदार डरावनी चीख ने अरशद के होश उड़ा दिए। उसने घबराकर पीछे देखा तो एक विशाल बिन मानस उसके सिर के ऊपर पहुंच चुका था। बिन मानस को देख सईद की खुशी से चीख निकल गई। बिन मानस ने एक ही वार में अरशद को दूर फेंक दिया और उसके हाथ से राइफल छूट गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको सईद की वफादारी और बिन मानस की दोस्ती कैसी लगी। आपका एक लाइक और कमेंट हमें और बेहतर कहानियां लाने की हिम्मत देता है।